हेलो एवरीवन। आज हम गैसियस स्टेट को एक साथ समराइज करने की कोशिश करेंगे। वन शॉट वीडियो में गैसियस स्टेट, आइडियल गैस और रियल गैस दोनों का ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कनेक्ट करना आप। और जैसा कि मैं हमेशा ही बात पढ़ाने से पहले दो बातें कर देता हूं, तो दो बातें आपके लिए हैं आज कि जिस प्रकार से आप किराए के मकान में रहते हैं और महीने दर महीने समय पर आप किराया मकान मालिक को देते रहते हैं, नहीं तो आपको डर रहता है कि मकान मालिक आपसे मकान खाली ना करा ले। उसी प्रकार से ये जो आपका जीवन है ये किराए का जीवन है। और ये जीवन आपको किसकी बदौलत मिला है? ये जीवन आपको अपने माँ बाप की बदौलत मिला है। ये जीवन आपको ईश्वर की बदौलत मिला है। तो आपको अपने दैनिक दिनचर्या, आपका जीवन इस तरह से जीना है कि आपके माँ बाप को उसका किराया टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वो किराया पता है क्या होता है? वो किराया होता है अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कुछ बेहतर करते हुए देख पाना। आप ये तय कर लीजिए कि पूरे दिन भर में आप जो एक्ट करेंगे वो एक्ट सिर्फ आप इसीलिए कर रहे हैं कि जिसके कारण आपके माँ बाप के चेहरे पर जब वो सोए तो रात को उनके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाए तुम्हारे कारण। मुझे पूछते हैं बच्चे कि सर मुझे नींद आ जाती है, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होती। अरे यार, टारगेट बना लो। तुम टारगेट बना लो कि तुम पढ़ रहे हो किसके लिए। आज का दिन तुम्हारा शुरू हुआ है। आज के दिन से तुम्हारा टारगेट यह है कि जब तुम सोओगे तो तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल होनी चाहिए कि हाँ यार, मेरा बच्चा कर रहा है। बस आप जो मेहनत, रिजल्ट से उन्हें मतलब इतना नहीं होता। आपकी डेली एक्टिविटीज जो उनके दिल को जो सुकून देती हैं, आप उसको अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, इन फ्यूचर एक वक्त आएगा जब आपको इन बातों का एहसास होगा, तब आपको लगेगा कि एक इंसान था जो यूट्यूब पर अपना चैनल पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, और वो कहता था कि जब बच्चे कुछ करते हैं तो माँ बाप के दिल में एक जो सुकून मिलता है वो आज मैं महसूस कर पा रहा हूं कि किस प्रकार का सुकून मिलता है। खैर, वो वक्त आने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन अभी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपना एक्ट ऐसा करें कि आपके पेरेंट्स को सुकून मिले। और अंत में दो लाइनें, बस वही कि ये दुनिया टूटते तारे से दुआएं मांगती रहेगी, अंधेरे को और अंधेरा करती रहेगी। तुम जुगनू की तरह चमकते रहना यार, तुम जुगनू की तरह चमकते रहना यार, ये दुनिया तुमको चमत्कार कहेगी। तो बस आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, एफर्ट्स लगाते रहिए। आइए शुरू करते हैं गैसीय स्टेट अपना। तो पहली चीज जो है गैसीय स्टेट में, एक चीज होती है गैस और एक होता है वेपर। तो मैंने कभी गौर से नहीं सोचा कि यार गैस और वेपर में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है। जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है गैस। आप अपने आप से प्रश्न करिए। और वेपर क्या होता है मेरे भाई? जिसको कंडेंस किया जा सकता है, जिसको लिक्विड में बदल सकते हो, कंडेंस कर सकते हो, में बदल सकते हो, जिसको आप लिक्विड में बदल सकते हो, वो कहलाता है वेपर। वो कहलाता है वेपर। जिसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, जिसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, वो कहलाता है गैस। तो कैसा, हमें तो एक जैसा ही लगता है ना। एक तापमान होता है, एक टेम्परेचर होता है हर चीज के लिए। हर गैस के लिए एक टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, एक टेम्परेचर होता है जिसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। एक टेम्परेचर होता है जिसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। क्रिटिकल टेम्परेचर आगे जाकर के हम पढ़ेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, बट अभी जान लो ये एक ऐसा तापमान है जिस तापमान से ऊपर हाई टेम्परेचर कर रखा है। हाई टेम्परेचर पर जानते हैं आपकी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड टूटते हैं। लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, बॉन्ड बन जाएगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही आप प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर टेम्परेचर है तो आप चाहे कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से नीचे या जिस टेम्परेचर तक आप प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और उससे ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना भी प्रेशर क्यों ना लगा लें। तो मेरे भाई क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या बात होगी? क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर above which gas can never be liquefied,
गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो क्या मैं ये कह दूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, टीसी से ऊपर हमेशा कौन सी फेज होगी? गैस फेज होगी या गैस स्टेट होगी? टीसी तक या क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक कौन सी फॉर्म होगी गैस की? वेपर फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी बेटा? वेपर फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से ये बेसिक अंतर होता है गैस में और वेपर में। क्लियर? तो गैसीय स्टेट के बारे में ही बात करने वाले हैं अपन, इसलिए जान लेना जरूरी था। अब बात करते हैं कि गैस जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। गैसेज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक कहलाती है आइडियल गैस और दूसरी कहलाती है रियल गैस। वास्तविकता में जो चीजें होती हैं, वास्तविकता में जो गैस होती है वो रियल होती है। आइडियल कुछ भी नहीं होता। आइडियल जस्ट एक इमेजिनेशन होता है। हर चीज का एक इमेजिनेशन। केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं? कोई इमेजिन करके आप एक चीज का निर्माण करते हैं कि भाई आइडियल ऐसा होना चाहिए, और उससे फिर डेविएट होती हैं चीजें। रियल डेविएटेड रहता है, तो आप कोशिश करते हो रियल को आइडियल के जैसा बनाने की। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसा ही करते हैं और ये सब चीजें चलती चली जाती है। तो हमेशा आइडियल रियल से अलग होता है। आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, बट फिर भी आइडियल इमेजिनेशन क्या थी वैज्ञानिकों की, आइडियल कैसा होना चाहिए और फिर रियल कैसा निकला, उनके बीच में क्या क्या अंतर थे, उन अंतरों को जानने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर में। आइए, तो दो प्रकार की गैसें होती हैं, एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस। आइए जानते हैं कि क्या है कहानी आइडियल गैस की। सबसे पहले आइडियल गैस के बारे में जानेंगे। हाँ जी, आइडियल गैस दे डोंट हैव एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। मेरे भाई देखो, एक लाइन में इतनी सारे जो लिखा हुआ है मैं तुमको एक लाइन में बता देता हूं। भूत देखा कभी? आत्मा देखी है तुमने? कि गुरुजी नहीं देखी? अरे नालायक, पिक्चर में तो देखी होगी। हाँ देखी है क्या सर? तो आत्मा जो होती है वो एक हवा होती है। उस आत्मा के अंदर से तुम निकल जाओ। पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ऐसे, पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ऐसे, वो हीरोइन मर जाती थी और उसके बाद वो आत्मा बन के आ जाती थी और वो उसी घर में रहती थी और वो ऐसे बड़े, मतलब मेरा परिवार मेरा घर और ये सब। फिर ईश्वर उसको एक दिन ऐसे शक्ति दे देता था और शक्ति देने के बाद एक दिन वो दिख जाती थी। फिर खैर ये तो पुरानी बातें हैं, तुम पुरानी फिल्में कहां देखते होंगे। तो कहानी क्या है कि आत्मा की तरह होती है। आत्मा एक हवा होती है, उस हवा के अंदर से तुम बिल्कुल बाहर अंदर आ सकते हो। उसका खुद की कोई जगह नहीं होती, वो खुद कोई जगह नहीं घेरती। वो किसी से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन यानी किसी का हाथ नहीं पकड़ सकती आत्मा, ना तुम आत्मा का हाथ पकड़ सकते हो। ऐसा ही अपना आइडियल गैस होता है। आइडियल गैस का खुद का कोई वजूद नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो उसके लिए फ्री स्पेस होता है। उसके अंदर बाहर से तुम निकल जाओ कुछ नहीं होता। वो किसी से टकरा भी जाए तो कुछ नहीं होता। वो किसी से टकरा भी जाए तो कुछ नहीं होता। तो बस उसी प्रकार से है आइडियल गैस कि दे डोंट हैव एनी फोर्स ऑफ। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं पाया जाता है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज टेकन एज जीरो, यानी गैस के मॉलिक्यूल का खुद का अपना वजूद नहीं होता। वो कोई भी प्रकार का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। द प्रेशर इज एक्सटर्टेड प्योरली। प्रेशर जो लगाता है आइडियल गैस वो कोलिजन करता है दीवार पर, कंटेनर की दीवार पर, उसकी वजह से प्रेशर होता है। और ये जो लगने वाला प्रेशर होता है, ये जो होने वाला जो कोलिजन होता है, दिस कोलिजन इज प्योरली इलास्टिक, यानी मोमेंटम जो होता है वो इसमें एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो प्योरली कंजर्व्ड रहता है। उसका काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है टकराने के बाद। क्लियर? ओके, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। भगवान ये तो वो है आत्मा, तो इन पर आइडियल गैस पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द कोलिजन्स आर प्योरली इलास्टिक। इलास्टिक मैंने आपको बता ही दिया कि एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो प्योरली कंजर्व्ड रहता है आइडियल गैस के केस में। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखें क्या है। ठीक है, आइए। हाँ देखो, अब है द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन अवेलेबल। अच्छा, आइडियल गैस का वॉल्यूम अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई वॉल्यूम क्या है, तो जो कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वही आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज फ्री स्पेस। फ्री स्पेस अवेलेबल इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब आइडियल गैस का खुद का तो कोई वजूद है ही नहीं। जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं, इस कमरे में मेरा खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, तो मेरे लिए, और मेरे जैसे यहां 10 आदमी और खड़े हैं और 10 आदमियों का यहां कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है, यानी अंदर से आर पार हो सकते हैं 10 के 10 आदमी एक दूसरे के। तो मेरे सामने 10 आदमी हो चाहे 50 आदमी हो, मुझे क्या मतलब है? मुझे मान लो इस कोने से उस कोने तक जाना है, मुझे मान लो इस कोने से उस कोने तक चल करके जाना है, तो बीच में 10 आदमी खड़े भी हैं और मेरे को ये ताकत मिली हुई है कि तू जा, इनके अंदर से इनको पिनेट्रेट करके निकल जा। तो मैं पिनेट्रेट करके निकल जाऊंगा, तो मुझे क्या फर्क पड़ा कि 10 आदमी है या नहीं? समझ पा रहे हो बात? तो पूरा जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम पूरा का पूरा फ्री स्पेस जो होता है वो पूरा का पूरा कंटेनर फ्री स्पेस होता है और वही आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। क्लियर?
Therefore the volume of the container is the volume of the ideal gas. गैसेज के पास चार प्रकार की चीजें हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल, इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात करते हैं, आइए। तो देखो अच्छा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, यहां पर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यहां से ये पूरी तरह से ढका हुआ है, यहां से ये पूरी तरह से ढका हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट की गैसेज का कोई भी प्रेशर इस पर नहीं लग रहा है। हम अब ये निकालना चाहते हैं, एच हाइट तक यहां पर कोई लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? एच हाइट तक कोई लिक्विड यहां पर भरा हुआ है, और मैं ये चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पर, इस नीचे वाले पॉइंट पर, यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि कितना प्रेशर है। यहां पर अगर प्रेशर है P, तो इस प्रेशर P की मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। क्लियर? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। क्लियर? फोर्स को आप क्या लिखोगे? mg। फोर्स को आप क्या लिखोगे? mg। फोर्स को आप क्या लिखोगे? mg डिवाइड बाई एरिया। फोर्स को आप क्या लिखोगे? mg डिवाइड बाई एरिया। मास को आप क्या लिखोगे? मास को आप क्या लिखोगे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इसको क्या लिख दोगे? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई ए। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। वॉल्यूम को आप क्या लिखोगे? हाइट के टर्म में, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी डिवाइड बाई ए। ये लो, डिवाइड बाई ए। क्लियर? ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो यहां से पी प्रेशर जो आया उसका फॉर्मूला आता है एच डी जी या एच रो जी, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी जी। हाइट इंटू डेंसिटी इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। अच्छा, अब यहां से आप एक बात समझे, यहां से आप एक बात समझे। क्या समझे बताओ? कि मैं आपके सामने इस एच हाइट तक का, चाहे ये कंटेनर लेकर के आऊं, चाहे मैं इस एच हाइट तक का, सेम एच हाइट तक का ये कंटेनर लेकर के आऊं, ये कंटेनर लेकर के आऊं, सेम हाइट एच है, इसका भी हाइट एच है, इसका भी हाइट एच है। क्लियर? ओके। बस फर्क किसमें है? एरिया में फर्क है। सेम लिक्विड है दोनों जगह। तो मेरे भाई यहां लगने वाला जो प्रेशर होगा P, यहां लगने वाला जो प्रेशर होगा P प्राइम मान लो, तो P और P प्राइम, P और P प्राइम ये दोनों इक्वल होंगे। बोलो कैसे? बोलो कैसे? क्योंकि एरिया का तो कोई रोल ही नहीं है। जो मेन रोल है वो किसका है? हाइट का है, डेंसिटी का है और ग्रेविटी का है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, डेंसिटी किसी भी लिक्विड का कांस्टेंट होगा, और हाइट आपने बराबर कर ही दिया, तो दोनों जगह लगने वाला प्रेशर जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑन हाइट होगा, और इंडिपेंडेंट ऑन हाइट होगा, और किसके बराबर होगा? प्रेशर इक्वल टू एच डी जी के बराबर होगा। क्लियर? तो इस तरह से तो मैं इस लिक्विड का हाइट बिठा दूंगा, डेंसिटी बिठा दूंगा, ग्रेविटी बिठा दूंगा, जिससे कि मुझे लिक्विड कॉलम की वजह से लगने वाला प्रेशर मिल जाएगा यहां पर। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला है बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर में आप क्या करते हो? इन्वायरमेंटल प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर में आप क्या करते हो? एक ऐसी ये डिवाइस होती है जिसकी वजह से आप इन्वायरमेंट में जो गैसेज हैं उनका प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं। आइडियल प्रेशर हम कितना मानते हैं? 1 atm मानते हैं। आइडियल प्रेशर हम कितना मानते हैं? 1 atm। तो यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। किस तरह से निकालते हैं? आओ देखो। एक मेरे पास एक ट्यूब होती है, मेरे पास एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब को कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। इस ट्यूब को क्या कहा जाता है बेटा? इस ट्यूब को कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। तो आप क्या करते हैं? इस कैपिलरी ट्यूब को अप टू रिम यहां तक भर लोगे मरकरी से। यहां तक किससे भर लोगे बेटा? मरकरी से भर लोगे। क्या गुरुजी मरकरी क्यों? इसलिए कि मरकरी का जो डेंसिटी होता है 13.6 वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हम इन जनरल जो यूजफुल चीजें हो सकती हैं, जो लिक्विड, उनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी मरकरी का है। तो मरकरी जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर कम हाइट तक भरने से ही प्रेशर ज्यादा लगा देगा, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। आप देखो ना, प्रेशर इक्वल टू एच डी जी है प्रेशर। तो अगर आप प्रेशर बराबर करना चाहते हो तो या तो हाइट ज्यादा लो या तो डेंसिटी ज्यादा लो, क्योंकि जी तो सब में सेम है। तो मैं एक तो वाटर ले लेता हूं, एक मैं मरकरी ले लेता हूं। वाटर का डेंसिटी होता है 1 और मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6। तो तुम खुद सोचो, अगर मुझे सेम प्रेशर लगाना है तो यार वाटर का हाइट तो बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा ना, एच डी जी है।
HDG है प्रेशर का फॉर्मूला। तो वाटर के केस में मुझे हाइट ज्यादा लेना पड़ेगा और मरकरी के केस में मुझे हाइट कम लेना पड़ेगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। कंपनसेट कर देंगे एक दूसरे को, इसलिए मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न होता है कि सर मरकरी का इस्तेमाल क्यों किए, इसलिए किए। ठीक, आओ तो कैपिलरी ट्यूब में अप टू रिम यहां पर आपने क्या भर लिया, मरकरी Hg भर लिया। यहां पर आपके सामने एक कंटेनर है, इस कंटेनर में भी भरा हुआ है Hg, इस कंटेनर में भी क्या भरा हुआ है, Hg। अब आप इस कैपिलरी ट्यूब को यहां से ऐसे पकड़िए और बिल्कुल इसके अंदर ले जा करके यहां पर छोड़ दीजिए। यहां पर इसके अंदर ले जा करके आपने छोड़ दिया। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें से मरकरी नीचे आना शुरू होगा। इसमें से मरकरी, ये वाला जो पीला मरकरी है, ये नीचे गिरना शुरू होगा बेटा। ये मरकरी जो होगा ये नीचे गिरना शुरू होगा, ये मरकरी नीचे गिरना शुरू होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरना शुरू होगा। अब देखो ऊपर क्या है, वैक्यूम, यानी ऊपर से इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लग रहा। लेकिन इधर से इन्वायरमेंटल गैसेज, इधर से जो हो रहा है वो इन्वायरमेंटल गैसेज इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। इन्वायरमेंटल गैसेज के प्रेशर अप्लाई करने के कारण, इन्वायरमेंटल प्रेशर के अप्लाई, गैसेज के प्रेशर अप्लाई करने के कारण ये नीचे दबेगा। और अगर ये नीचे दबेगा, अगर ये नीचे दबेगा तो ये उधर भागने की कोशिश करेगा, ये उधर भागने की कोशिश करेगा जिधर इसको जगह मिलेगी, जिधर इसको जगह मिलेगी। तो यहां पर वैक्यूम है, यहां पर वैक्यूम है, तो यहां इसको जगह मिलेगी, तो ये भागने की कोशिश करेगा, यहां पर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यहां पर ये जाने की कोशिश करेगा। क्लियर, ये यहां पर जाने की, नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है। जब इस हाइट के कारण लगने वाला प्रेशर, इसके कारण, इस मरकरी कॉलम के कारण नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर और इसके एयर के कारण ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर, एयर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, मरकरी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है ना। तो इधर से लगने वाला प्रेशर जो इसको ऊपर धकेल रहा है और नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर जो इसको नीचे ला रहा है, अगर ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, अगर ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो इसकी हाइट कांस्टेंट हो जाएगी। बोलो हाया ना, बोलो हाया ना। अगर ये इधर से लगने वाला प्रेशर और इधर से पी एटमॉस्फेयर और इस हाइट के कारण लगने वाला प्रेशर, पी एटमॉस्फेयर एक्चुअली लग तो यहाँ रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, मरकरी को ऊपर धकेल रहा है। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर, इसका प्रेशर जब बराबर हो जाएंगे तब इसका हाइट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तब इसका हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आप कहेंगे अब इस हाइट h के कारण, अब आप कहेंगे इस हाइट h के कारण हम प्रेशर निकाल लेंगे, P इक्वल टू HDG, P इक्वल टू HDG अप्लाई करके। हाइट कैसे निकालेंगे, इस पर जो होता है वो स्केल बना होता है, उस स्केल की सहायता से आप हाइट बना लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, पता लगा लेंगे कि क्या हाइट है और उसके बाद प्रेशर इक्वल टू HDG अप्लाई करके मरकरी के लिए आप PATM निकाल लेंगे। आप क्या कर लेंगे, PATM, क्योंकि जो इसका प्रेशर है, क्योंकि जो इस हाइट का प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रेशर को सीधा हाइट के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 13.6 mm ऑफ Hg, P 1 atm, प्रेशर 1 atm इक्वल टू 13.6 mm ऑफ Hg, ऐसा भी लिख देते हैं। हालांकि ऐसा लिखना गलत है क्योंकि HDG में तो हम सिर्फ हाइट को तो नहीं ले सकते ना, mm इज द हाइट, तो 13.6 mm ऑफ Hg लिखना हालांकि गलत है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है क्योंकि डेंसिटी उसका फिक्स है और G का वैल्यू फिक्स है, तो हम कह देंगे कि 13.6 जो हाइट प्रेशर लगा रही है, 13.6 मरकरी का कॉलम mm जो प्रेशर लगा रहा है, सॉरी 13.6 नहीं, आपका 13.6 जो हाइट प्रेशर लगा रहा है, 13.6 जो हाइट प्रेशर लगा रहा है mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, सॉरी 760 mm ऑफ Hg, 13.6 तो उसका डेंसिटी है, 760 mm मरकरी का कॉलम, 760 mm मरकरी का कॉलम जो प्रेशर लगा रहा है, वही प्रेशर क्या होगा आपका वही हाइट जो होगा वो आपका 1 atm के बराबर होगा। 760 mm जो या फिर 76 सेंटीमीटर जो प्रेशर लगा रहा होगा, जो हाइट मरकरी का जो प्रेशर लगा रहा होगा वो 1 atm के बराबर होगा। इसलिए हम लिख देते हैं 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंटल प्रेशर निकाल लिया जाता है। इन्वायरमेंटल प्रेशर 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, इस तरह से। और mm ऑफ Hg जो हाइट है, अगर आप उसको ATM में, न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आप इसे डेंसिटी और G से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे,
तब आप इसे डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं मैनोमीटर। लेकिन उससे पहले एक चर्चा देखिए, जैसे कि मान लो मैनोमीटर के बारे में अपन बात करेंगे, उससे पहले आप एक चीज देखो कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, मान लीजिए कि मेरे पास ये कंटेनर है, ये ऊपर से ढका हुआ है, यहां पर कोई लिक्विड मरकरी है जैसे मान लीजिए, और वो h हाइट तक भरा हुआ है। तो मैं अब आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये जो नीचे बॉटम में कितना प्रेशर लगा रहा होगा। तब आप कहेंगे ऊपर से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा क्योंकि ढका हुआ, यहां जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ड्यू टू द हाइट ऑफ लिक्विड मरकरी। तो यहां से प्रेशर आप लगा देंगे HDG सीधा। लेकिन अगर ये कंटेनर मान लीजिए कि ऊपर से खुला हुआ है, तो अगर ये कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है तो इन्वायरमेंटल गैसेज जो हैं, एटमॉस्फेयर, वो भी प्रेशर क्रिएट कर रहा, वो इस लिक्विड पर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। देन लिक्विड टोटल प्रेशर बॉटम में क्रिएट कर रहा होगा। तो अगर कंटेनर खुला हुआ है तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड की हाइट के कारण लगने वाला प्रेशर, ये दोनों प्रेशर काउंट करते हो। अदरवाइज अगर ढका हुआ है तो एक ही प्रेशर काउंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैनोमीटर की। मैनोमीटर होता है इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, एक यू शेप्ड मुड़ी हुई एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें मरकरी भरा होता है। मैं इसे लेवल में करके एक गैस का कंटेनर है उसके ऊपर इसे जोड़ देता हूं। गैस का कंटेनर है, मैं इसे उसके ऊपर जोड़ देता हूं। इधर से जब मैं इस वाल्व को ओपन करूंगा तब गैस अंदर आएगी। अब ये गैस का प्रेशर अगर ज्यादा है तो ये मरकरी इधर की तरफ उठ जाएगा, और अगर गैस का प्रेशर जो है वो कम है तब ये मरकरी इधर गैस की तरफ मूव कर जाएगा। हाइट के डिफरेंस के बेसिस पर हम यहां प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से, कि जैसे मेरे पास ये मरकरी है, इधर से प्रेशर लग रहा है P1, इधर से लग रहा है P2। अगर हाइट बराबर है तब P1 इक्वल टू P2। लेकिन अगर मान लो इधर से आपने गैस जोड़ी, इधर से लग रहा है प्रेशर P1, इधर से लग रहा था P2, ओपन था, इन्वायरमेंटल प्रेशर लग रहा था, क्लियर, इन्वायरमेंटल प्रेशर P2 लग रहा था। तो यहां पर अब P1 क्योंकि ज्यादा है, P2 कम है। अब P1 कितना ज्यादा है तो आप यहां से क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां के बीच में हाइट का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि H हाइट जितना प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, कौन, गैस आपका, जो आपने यहां पर गैस ले रखा है वो H हाइट जितना प्रेशर ज्यादा लगा रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है इधर से, उसको तो अपोज किया ही किया, साथ में मरकरी को और H हाइट तक इसने धकेल दिया। तो यहां पर P गैस आप लिखेंगे HDG प्लस PATM। और मान लेते हैं कि अगली कंडीशन में यहां पर मरकरी जो है वो गैस की साइड में H हाइट से आ गया। तो यहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है, वो है टोटल कितना, गैस का प्रेशर प्लस H हाइट से लगने वाला प्रेशर। तो यहां पर PATM इक्वल टू आप लिखेंगे P गैस प्लस HDG। मेरे भाई क्योंकि इधर से अब की बार एटमॉस्फेयर ने धकेला है H हाइट तक, तो एटमॉस्फेयर गैस के प्रेशर को तो अपोज किया ही किया, साथ में H हाइट जितना मरकरी का प्रेशर और लगा। तो यहाँ PATM इक्वल टू ये और P गैस इक्वल टू आ जाएगा PATM माइनस HDG। उसके बाद अगर आगे चर्चा करें तो गैस के नियमों की अगर आप बात करें तो गैस के लॉज अगर आप देखोगे तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। की पॉइंट बता देता हूं इसका मैं आपको। देखो की पॉइंट कहानी क्या है मेरे भाई, ऐसे याद रखना ABCG क्लियर, ABCG ऐसे याद रखना, ABCG, ट्रिपल VP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n 1/P/TT, इस तरह से ये चारों गैस के लॉज आपको एक साथ याद करा दिए हैं मैंने। की पॉइंट दे दिया है A फॉर एवोगैड्रो, B फॉर बॉयल, C फॉर चार्ल्स, G फॉर गैलुसेक, ये तीनों नियम है इसके। वॉल्यूम और प्रेशर ट्रिपल VP n 1/PTT। आप PV इक्वल टू nRT से कंपेयर कर लेंगे मेरे भाई। जहां जिन दो के बीच में रिलेशन है उस दो के अलावा बाकी की चीजें जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे आप वॉल्यूम और मोल में कंपेयर कर रहे हो तो यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दो अलग अलग गैसेज, दो अलग अलग कंटेनर या दो अलग अलग परिस्थितियां
दो अलग अलग परिस्थितियां जिनमें प्रेशर सेम है, टेम्परेचर पीटी है, प्रेशर पीटी है, वॉल्यूम यहां का अलग, मोल यहां के अलग, तब आप इन दोनों के लिए V1/N1 इक्वल टू V2/N2 लगा सकते हैं। P इक्वल टू nRT से, और इन्हीं से मिलकर के बनता है, इन्हीं सारे गैसेज से मिलकर के, गैस के लोड से मिलकर के बनता है PV इक्वल टू nRT। क्लियर? आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे पास एक प्रश्न है, प्रश्न मैंने सोल्व भी किया हुआ है आपके सामने। कह रहा है कि एक स्फेरिकल बैलून है जिसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है जिसका डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर है, इज टू बी फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। आपके पास एक बैलून है जिसका डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से इसे फिल करना है एसटीपी पर, यानी यहां पर एसटीपी की कंडीशन लगानी है। एसटीपी मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन, और एसटीपी प्रेशर कितना ले लोगे, 1 एटीएम। एसटीपी पर इसे भरना है तो टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर है 1 एटीएम। इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर 21 सेंटीमीटर आपने इसको दे रखी है। क्लियर? ओके। अब देखो कहानी क्या कह रही है। फ्रॉम H2 गैस एट 20 एटीएम प्रेशर, फ्रॉम ए सिलेंडर, आपके पास एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, इस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, इसमें टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 300 केल्विन, इसका प्रेशर है 20 एटीएम, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2.82 लीटर। तो ये कह रहा है कि टू बी फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द सिलेंडर स्फेरिकल बैलून विद द डायमीटर 20 इज टू बी फिल्ड विद द हाइड्रोजन एट एसटीपी फ्रॉम सिलेंडर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये कंडीशन, इफ द सिलेंडर कैन बी होल्ड इतना वाटर, हाउ मेनी बैलून्स, नंबर ऑफ बैलून्स आपको बताने हैं कितने भरे जाएंगे। क्लियर? तो क्यों ना मैं ये काउंट कर लूं कि एक बैलून में कितने मोल आएंगे। मैं ये काउंट कर लेता हूं कि एक बैलून में कितने मोल आएंगे और कितने मोल बाहर निकले। x मोल बाहर निकले सिलेंडर से, x मोल बाहर निकले सिलेंडर से, x मोल बाहर निकले। आप ऐसा समझो कि सिलेंडर से x मोल बाहर निकले, सिलेंडर से x मोल बाहर निकले, सिलेंडर से क्या बाहर निकले, x मोल बाहर निकले, सिलेंडर से x मोल बाहर निकले मेरे भाई, ठीक है, x मोल बाहर निकले। और एक बैलून में रिक्वायर्ड मोल y है, मान लो रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, y है। तो क्या नंबर ऑफ बैलून निकालने के लिए मैं y/x कर दूं। y/x मेरे को क्या दे देगा, नंबर ऑफ बैलून दे देगा। मेरे को बैलून का क्या पता है, बैलून एसटीपी कंडीशन दी हुई है, मतलब टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, डायमीटर दे दिया तो मुझे वॉल्यूम भी पता है। बैलून के लिए मैं PV इक्वल टू nRT लगाऊंगा और मुझे बैलून का क्या मिल जाएगा बेटा, मोल मिल जाएगा कि एक बैलून में कितना मोल भरा जाएगा एक बैलून में। अब सिलेंडर से कितने मोल बाहर आएंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि सिलेंडर से मोल तब तक ही बाहर आएंगे जब तक कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर में प्रेशर डिफरेंस है। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जैसे ही बराबर होगा मोल बाहर आना बंद हो जाएंगे। यानी अंदर का प्रेशर जैसे ही 1 एटीएम होगा मोल बाहर नहीं आएंगे, यानी कभी भी सिलेंडर पूरी तरह से खाली नहीं होगा। तो जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है उनसे इनिशियल मोल निकालेंगे और फिर प्रेशर 1 एटीएम करके जो मोल बच गए वो निकालेंगे। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये कि गैस तब तक बाहर आएगी जब तक P इंटरनल इक्वल टू P एक्सटर्नल ना हो जाए, जब तक डिफरेंस है n इनिशियल माइनस n फाइनल अपॉन n प्राइम। n प्राइम है नंबर ऑफ बैलून, इसमें कितने चाहिए, दिस इज n प्राइम, कितने मोल चाहिए, तो ये दे देगा मेरे को नंबर ऑफ बैलून। क्लियर? ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, गैस तब तक बाहर आएगी P सिलेंडर P एटीएम, तो इनिशियल मोल निकाल लिए मैंने 20 मल्टीप्लाई बाय 2.82, प्रेशर 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293 केल्विन, एंड लेफ्ट जो बच गए वो 180, ये इनिशियल प्रेशर था, ये 1 एटीएम प्रेशर है, 1 एटीएम पर जो बच गए मोल्स कम्स आउट, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल कर दिया है, मोल्स कम्स आउट, जो मोल बाहर आए, वॉल्यूम ऑफ बैलून निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो ये लीटर में आ जाएगा। इस तरह से मेरे को वॉल्यूम ऑफ बैलून मिल गया, वॉल्यूम ऑफ बैलून से मेरे को मोल ऑफ बैलून मिल गए, और फिर एन फाइनल माइनस एन इनिशियल माइनस डिवाइड बाय एन जो कि बैलून में मोल रिक्वायर्ड थे, अगर वो कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ बैलून मिल जाएंगे। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
आगे चलते हैं कंटेनर की तरफ। दो प्रकार के कंटेनर होते हैं, एक होता है रिजिड कंटेनर और एक होता है फ्लेक्सिबल कंटेनर। रिजिड कंटेनर वो होता है जिसकी दीवारें मजबूत होती हैं, वो रिजिड कंटेनर कहलाता है, यानी जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जो फैल नहीं सकता वो रिजिड कंटेनर कहलाता है। जो एक्सपेंड कर सकता है, जो फैल सकता है, जिसकी स्ट्रेचेबल वॉल्स होती हैं, वो फ्लेक्सिबल कंटेनर होता है। फ्लेक्सिबल कंटेनर में प्रेशर वेरी नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही आप मोल अंदर ज्यादा डालोगे प्रेशर बढ़ाने के लिए, वो फिर फूल जाएगा, फिर मोल डालोगे फिर फूल जाएगा, फिर मोल डालोगे फिर फूल जाएगा। तो प्रेशर जो होगा फ्लेक्सिबल कंटेनर का वो कांस्टेंट होता है, और रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि टायर जो होगा उसे हम रिजिड कंटेनर मानेंगे, और जो बैलून होता है उसे हम फ्लेक्सिबल कंटेनर मानेंगे। उसके बाद आगे बात करें अगर, तो मेरे पास एक प्रश्न है कि ए गैस सिलेंडर हैव रिजिड वॉल्स। गैस सिलेंडर के पास रिजिड वॉल्स है, इनिशियली कंटेनिंग ए गैस एट 3 atm एंड 300 केल्विन, यानी P इनिशियल दे दिया, P इनिशियल दे दिया मुझे, और T इनिशियल दे दिया, T इनिशियल दे दिया, ठीक है। इसमें कुछ मोल भरे हुए हैं, ये है कहानी। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी मुझे T फाइनल कैलकुलेट करना है, T फाइनल कैलकुलेट करना है, एट विच द सिलेंडर कैन बी हीटेड विदाउट बस्टिंग। सिलेंडर हीटेड विदाउट बस्टिंग, सिलेंडर को आपको फूटने नहीं देना है, विदाउट बस्टिंग, ये फूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस, अच्छा इसमें सिलेंडर में क्या कांस्टेंट रहेगा, मोल कांस्टेंट रहेगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 लगाएंगे। P1/T1 क्योंकि मोल कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस which can be tolerated at the membrane is 27 atm। प्रेशर डिफरेंस मेम्ब्रेन पर 27 atm है। प्रेशर डिफरेंस तो अंदर का प्रेशर कितना होगा बताओ, P2 कितना होगा, P2 कितना होगा, P2 P1 T1 दे दिया, T2 मेरे से पूछा गया है, तो मुझे P2 के बारे में जानकारी दी हुई है। ये किसके बारे में जानकारी है, P2। अब P2 कितना मानूंगा, प्रेशर डिफरेंस वॉल पर कितना है, 27 atm। बाहर का प्रेशर कितना होता है, 1 atm। अंदर का प्रेशर कितना रखूं कि वॉल पर डिफरेंस 27 आ जाए, 28 रखोगे ना, अंदर का 28, बाहर का एक डिफरेंस कितना आ गया 27। तो मेरे भाई P2 जो होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा 28। P2 कितना हो जाएगा 28, P2 कितना हो जाएगा 28। तो P1 पता है, T1 पता है, P2 पता है, T2 निकल जाएगा। दूसरे केस में कह रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द गैस इज 27 atm। मैक्सिमम प्रेशर दे दिया, यहां से तो P2 27 सीधा ही दे दिया, P2 27 दे दिया। मैक्सिमम प्रेशर इंक्रीज इज 27 atm। 27 atm इंक्रीज किया तो P इनिशियल था मेरे पास 3, तो यहां से P2 कितना बिठा दोगे 30, यहां से P2 कितना बिठा दोगे 30। इस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे पहले वाले में अंदर का 28 रखेंगे, बाहर का 1 है, तो डिफरेंस यहाँ पे 27 आ जाएगा। P1/T1 इक्वल टू P2/T2। केस 2 में भी ऐसा ही, केस 3 में भी ऐसा ही। उसके बाद आगे बात करते हैं कनेक्टेड कंटेनर्स की। कनेक्टेड कंटेनर्स में क्या होता है, आपके पास दो अलग अलग कंटेनर हैं, यहां पर प्रेशर सेम भी हो सकता है दोनों कंटेनर्स में। इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम, इनिशियल फाइनल, इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इनिशियल खोलने से पहले ये एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाले उससे ट्यूब से, पाइप से जुड़े रहते हैं। जब आप इस पाइप को खोल देंगे, यहां से इस वाल को आपने खोल दिया, खोलने के बाद गैस मूव करेगी, गैस खोलने के बाद गैस मूव करेगी, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ मूव करेगी। कब तक मूव करेगी, कब तक मूव करेगी मेरे भाई, जब तक मूव करती है, जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। भले ही फाइनल टेम्परेचर इसका कुछ भी हो, भले ही फाइनल टेम्परेचर इसका कुछ भी हो, भले ही इसका वॉल्यूम कुछ भी हो, भले ही इसका वॉल्यूम कुछ भी हो, भले ही इसमें मोल कुछ भी हो, भले ही इसमें मोल कुछ भी हो, खोलने के बाद लेकिन जो प्रेशर होगा वो दोनों कंटेनर में सेम पाया जाएगा। खोलने के बाद दोनों कंटेनर में सेम पाया जाएगा। बिफोर ओपनिंग P1V1 इक्वल टू N1RT1, P2V2 इक्वल टू N2RT2 इंडिविजुअली आप लगा सकते हो। आफ्टर ओपनिंग प्रेशर दोनों कंटेनर में सेम होगा, टेम्परेचर में भी सेम, में भी डिफरेंट, दोनों में अलग अलग हो सकता है। देयर विल बी ए न्यू प्रेशर, जो प्रेशर होगा, जो नया प्रेशर होगा, वो ना तो P1 होगा ना तो P2 होगा, वो कोई नया ही चीज होगा, नया प्रेशर होगा, और वो दोनों में कॉमन होगा। उसके बाद आगे बात करें, देखो आगे नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीधे प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि टू बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो बल्ब है मेरे पास जिनका वॉल्यूम VV है, ठीक है। टू बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम contains 0.7 moles of hydrogen at 0.5 atm pressure and 27
डिग्री सेंटीग्रेड एट अ ओपन कंडीशन ऑफ स्टोव कोक। ये शुरू में मेरे को दे दिया, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम है, दोनों कंटेनर का प्रेशर सेम है, दोनों कंटेनर में जो मोल है टोटल वो 0.7 है। तो बेटा इधर वाले में और इधर वाले में आधे आधे मोल आ जाएंगे। 0.35 मोल इसमें है, 0.35 मोल इसमें है। मोल पता है मुझे टेम्परेचर पता है, मुझे प्रेशर पता है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, VT हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम VT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2V। तो यहां से मैं इंडिविजुअल का वॉल्यूम निकाल पाऊंगा। ये मैंने इंडिविजुअल का वॉल्यूम यहां से कैलकुलेट कर लिया, इंडिविजुअल का वॉल्यूम मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों बल्ब्स के बारे में मेरे को पूरी जानकारी है यहां पर। क्लियर? आगे प्रश्न क्या कह रहा है वो देखो। आगे प्रश्न कह रहा है कि इफ द फर्स्ट बल्ब इज हीटेड, पहले को आपने हीट किया कितने पर, 400 केल्विन, 127 डिग्री यानी 400 केल्विन कर दिया। दूसरे को आपने सेम रखा, 300 केल्विन पर ही रखा। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ईच बल्ब? फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा ये बताना है मुझे। फाइनल प्रेशर दोनों में सेम ही पाया जाएगा। अब देखो, जिसका तुमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है उधर से मोल भागेंगे, जिधर से तुमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है उधर से मोल भागेंगे, जिधर टेम्परेचर कम है उधर की तरफ मोल जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इधर से मोल, नए मोल कितने हो जाएंगे, 0.35 माइनस एक्स, और यहां पे मोल कितने हो जाएंगे, 0.35 प्लस एक्स। यहां पे अगर आप PV इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, प्रेशर दोनों में अब भी सेम रहेगा, तो प्रेशर सेम रहेगा, P प्राइम मल्टीप्लाई बाय V इक्वल टू 0.35 माइनस एक्स इंटू R इंटू T, और इसके लिए P प्राइम इंटू ये लगा देंगे, इसके लिए P प्राइम इंटू ये लगा देंगे। मेरे भाई ये वाले दोनों टर्म सेम है, P प्राइम V दोनों में सेम है। तो क्या इन दोनों को इक्वेट करके मैं x का वैल्यू निकाल लूंगा, इन दोनों को इक्वेट करके मैं x का वैल्यू निकाल लूंगा, बोलो हाँ या ना। इन दोनों को इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लूंगा, बोलो हाँ या ना। x का वैल्यू जैसे ही निकलेगा क्या P प्राइम निकल जाएगा, x का वैल्यू जैसे ही निकलेगा क्या P प्राइम निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इस तरह से P प्राइम निकाला जाता है। नया प्रेशर इस तरह से इस प्रश्न में कैलकुलेट करेंगे। 0.35 माइनस एक्स, 0.35 प्लस एक्स, दो अलग अलग मेरे पास मैंने इनिशियली वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, जैसा कि मैंने सवाल में समझाया आपको। मोल 0.35 माइनस एक्स, 0.35 प्लस एक्स, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके मैंने एक्स का वैल्यू निकाल लिया है। एक्स का वैल्यू रखा तो मेरे को नए मोल मिल गए, और नए मोल मिल गए तो नया प्रेशर P प्राइम कोई सी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो अगला आ जाता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ये कहता है कि आपके पास एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है जिसका 0.4 एटीएम है, उसके बाद आपके पास दूसरा कंटेनर है उसका प्रेशर 0.6 एटीएम है। अगर आप इन दोनों गैसेस को मिला देते हो, आपस में मिक्स कर देते हो, उसी सेम कंडीशन रखते हुए अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर, वो दोनों का सम आता है। ये डाल्टन ये कहता है कि जो टोटल एक से अगर किसी कंटेनर में दो से ज्यादा, 1 2 3 4 5 एक से ज्यादा गैसेज भरी हुई हैं, तो जो कंटेनर में टोटल प्रेशर है गैसेज का, दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। क्लियर? अब देखो आगे कहानी क्या है। डाल्टन ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ईच गैस के बराबर होगा। अब PA एक इंडिविजुअल गैस के लिए मैं क्या निकाल सकता हूं, वॉल्यूम सेम है, मोल इंटू RT डिवाइड बाई V, तो PA इसी प्रकार से, तो PA बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, PA बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, PA बराबर आ जाएगा मोल, एक का मोल RT बाई V। क्लियर? अब देखो ध्यान देना, अब ध्यान देना, तो मैं PT के लिए क्या लगा दूंगा, PT के लिए क्या लगा दूंगा, PT बराबर N टोटल इंटू R इंटू T डिवाइड बाई V, यही लगाऊंगा मैं, यही लगाऊंगा बेटा, यही लगाऊंगा। क्लियर? P8 डिवाइड बाई PT अगर आप कर दोगे, P8 डिवाइड बाई PT अगर आप कर दोगे, वॉल्यूम कट जाएगा, R कट जाएगा, टेम्परेचर कट जाएगा, Na अपॉन NT, Na अपॉन PA डिवाइड बाई PT क्या बन जाएगा, Na अपॉन NT, और Na अपॉन NT क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो PA बराबर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एक गैस का जो आएगा वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। क्लियर? उसके बाद अगर आगे बढ़े तो मेरे पास सवाल है एक, कह रहा है कि 200 ml ऑफ नाइट्रोजन, आपके पास 200 ml नाइट्रोजन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ प्रेशर ऑफ 250 टोर। आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास नाइट्रोजन है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, प्रेशर 250 टोर दिया हुआ है, और इसको आपने 200 ml, वॉल्यूम इसका है 200 ml, ठीक है। इसको आपने मिक्स कर दिया, इसको आपने मिक्स कर दिया, कहां पे मिक्स किया, ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया। ऑक्सीजन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका वॉल्यूम 300 टोर है, इसका वॉल्यूम 300 टोर है, और इसका वॉल्यूम जो है वो दे रखा है आपको 350 ml। क्लियर?
अब कह रहा है कि सो दैट द रिजल्टिंग वॉल्यूम इज 300। रिजल्टिंग वॉल्यूम जो आएगा, जिस कंटेनर में आपको मिलाया है, आपने मिलाया है, वो कितना है रिजल्टिंग वॉल्यूम? वो है 300 ml। व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है और यहां पर आपको फाइनल प्रेशर जो है वो पूछा जा रहा है। फाइनल प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी टोटल आपसे पूछा जा रहा है, पी टोटल आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे P इक्वल टू nRT, इसका मोल निकाल लो, इसका मोल निकाल लो, दोनों का मोल निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, दोनों का मोल निकल गया यहां पर और यहां पर दोनों का मोल निकल गया। वो मोल क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट आएगा, मोल यहां पर बिठा दो और सीधा सीधा उसके लिए P इक्वल टू nRT लगा दो। सारी चीजें दी हुई है, टोटल प्रेशर निकल जाएगा, सारी चीजें दी हुई है, टोटल प्रेशर निकल जाएगा। ये इस तरह से आपने मिक्स किया वॉल्यूम, ये N1 प्लस N2 लगा के P टोटल इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT डिवाइड बाई V फाइनल कर लेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, P टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है, ढंग से सुनो कि क्या कहता है ये लॉ। ये ऐसे कहता है कि भाई अगर आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 गैसेज हैं, मान लो 3 गैसेज हैं, 3 गैसेज हैं जिनका प्रेशर P है, जिनका प्रेशर P है, यहां पर A B C 3 गैसेज हैं, इन्होंने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, 3 गैसेज हैं, इनका प्रेशर P है, इनका वॉल्यूम V है। अब आप इस कंटेनर को पूरी तरह खाली करो और इसमें केवल एक गैस A भर दीजिए, इसमें केवल एक गैस A भर दीजिए और इस पिस्टन को तब तक दबाइए जब तक ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम ना हो जाए, ये प्रेशर और ये प्रेशर जब तक सेम ना हो जाए। उस समय मेरे भाई, उस समय जो इसका वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड VA, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ A। तो यहां पर आप जब P इक्वल टू nRT का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे PVA इक्वल टू NA मल्टीप्लाई बाई RT। क्लियर? और इधर वाले के लिए जब आप लिखेंगे तो प्रेशर तो दोनों तरफ सेम है, तो P V टोटल इक्वल टू N टोटल मल्टीप्लाई बाई R डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई बाई T। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, जब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा VA बाई VT। तब ये आ जाएगा आपके सामने, तब ये इस प्रकार से आ जाएगा VA बाई VT, VA बाई VT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन X, मोल फ्रैक्शन X से, इस तरह से मोल फ्रैक्शन X से, तो यहां से VA बराबर आ जाएगा, VA इक्वल टू आ जाएगा XA इंटू V टोटल, XA इंटू V टोटल। तो जैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था वैसे एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, लेकिन इस लॉ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो V टोटल इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC आएगा, लेकिन इस लॉ का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम होता है, फ्री अवेलेबल स्पेस, पूरा कंटेनर होता है, इसमें A का कोई पार्शियल वॉल्यूम जैसा कोई चीज नहीं है। पूरा कंटेनर का वॉल्यूम A का वॉल्यूम है, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम B का वॉल्यूम है, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम C का वॉल्यूम है। दैट्स व्हाई एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, इट इज थ्योरेटिकली ये ठीक बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर आप इस पर जाएंगे तो ये गलत है, एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी मैक्सिमम किसी टेम्परेचर पर, मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन्वायरमेंट में कितना वाटर वेपर हो सकता है, मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। किसी कंटेनर में वाटर ले लीजिए, किसी कंटेनर में आपने वाटर ले लिया और इसको ढक दिया, किसी टेम्परेचर T मेंटेन कर दिया, इस समय जो ये प्रेशर लगाएगा प्योर वाटर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T। उस समय वेपर प्रेशर, उस समय इन्वायरमेंट में कितना वेपर प्रेशर प्रेजेंट है, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। और मैक्सिमम से उस समय इन्वायरमेंट में कितना वेपर प्रेशर प्रेजेंट है वो हम यहां बिठा देंगे, पार्शियल प्रेशर उस समय यहां बिठा देंगे। इन्वायरमेंट में मान लो 4 गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, जैसे H2 भी है, तो इन तीनों का टोटल प्रेशर जो है वो P टोटल है, इन तीनों का टोटल प्रेशर जो है वो P टोटल है। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये हो गया, और ये हो गया P नोट जो कि आपने वहां से निकाला, PH2O डिवाइड बाय P नोट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये कहलाएगा पार्शियल
ये कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो पार्शियल प्रेशर अगर कम है वेपर प्रेशर से तब तो और ऊपर जाएगा वाटर, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो सैचुरेशन है, और अगर PH2O ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया वेपर प्रेशर से क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, अगर ये ज्यादा हो गया दैट मींस उस समय क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, उस समय क्या होगा, कंडेंसेशन, रिवर्स प्रोसेस होगा। वेपर अगर, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेपर ही बन सकती है, उससे ज्यादा वेपर बन नहीं सकती किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर। क्लियर? उसके बाद अगर अपन आगे मूव करें तो मेरे सामने एक प्रश्न है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर इन ग्राम पर लीटर। वेट निकालना है मेरे को ग्राम पर लीटर में ऑफ एयर का निकालना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर इन ग्राम पर लीटर ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड H2O जो दे रखा आपको वो 17.5 mmHg दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो यहां से हम किस तरह से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। 1 लीटर एयर दे रखी है, टेम्परेचर 2293 केल्विन दे रखा है, 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, तो मैं यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O निकाल लूंगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O जो आएगा मेरे पास वो आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 17.5। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। अब मैं क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर के लिए PV इक्वल टू nRT का इस्तेमाल करते हुए मेरे पास वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है मेरे पास 1 लीटर दिया हुआ है, PV इक्वल टू nRT का इस्तेमाल करते हुए मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, मोल निकाल लूंगा, और मोल से फिर मैं वेट निकाल लूंगा ग्राम पर लीटर में। मोल से मैं क्या निकाल लूंगा, वेट निकाल लूंगा किसमें, ग्राम पर लीटर में। क्लियर? इस प्रकार से 17.5 mmHg को डिवाइड बाय 760 करके इसको ATM में चेंज किया गया है। उसके बाद आगे बात करें ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ये कहता है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ये कहता है कि किसी कंटेनर में मान लो कोई गैस भरी हुई है, किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। अब इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, यहां पर अगर आपने पिन चुबा दी, यहां पर आपने क्या कर दिया, पिन चुबा दी, तो इस ओरिफिस से प्रेशर डिफरेंस होने के कारण यहां से बाहर की तरफ प्रेशर कम है, अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ गैस का मूवमेंट थ्रू ए स्मॉल होल अगर ये जाएगा तो इस प्रकार से ये गैस का निकलना स्मॉल होल के थ्रू ये कहलाता है डिफ्यूजन। ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और दो गैसेज डिफ्यूजन के उपरांत इधर से डिफ्यूजन चल रहा है इस गैस का, इधर से डिफ्यूजन चल रहा है इस गैस का, ये दोनों मिलकर गई इस पॉइंट पर, इसे डिफ्यूजन के उपरांत ये होने वाली घटना ये कहलाती है एफ्यूजन। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे कहते हैं एफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन जो होती है, वेलोसिटी जो होती है इनकी, रेट ऑफ एफ्यूजन यानी RA अपॉन RB विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस A डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गैस B। वेलोसिटी ऑफ गैस A इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस B एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। इसके मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके और भी फॉर्मूले हैं, इसके और फॉर्मूले जैसे R1 अपॉन R2 यानी रेट 1 अपॉन रेट 2, दैट इज पहला फॉर्मूला मोल एस्केप्ड पर यूनिट टाइम, मोल एस्केप्ड पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम एस्केप्ड पर यूनिट टाइम, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, P1 अपॉन P2 इनटू रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो ये सारे फॉर्मूले डिफ्यूजन और एफ्यूजन के होते हैं। इसके बाद हम आगे मूव कर जाते हैं। आगे मेरे पास जैसे एक प्रश्न है कि 50 लीटर हाइड्रोजन टेक 20 मिनट्स टू डिफ्यूज आउट ऑफ अ वेसल, हाउ लॉन्ग विल 40 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल टेक ऑफ डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेम वेसल अंडर सेम कंडीशन। सेम कंडीशन अगर आपको बोल दिया दैट मींस आप मानेंगे कि इनका पार्शियल प्रेशर जो है वो सेम है, यानी P1 P2 सेम है। तो यहां से आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला आप यहां से लगा देंगे क्योंकि सेम कंडीशन बोला है तो P1 P2 सेम है, ये कट जाएगा, सारी वैल्यू बिठा देंगे तो आपको टाइम यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 64 मिनट। क्लियर? उसके बाद अपन आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनरिचमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एनरिचमेंट। दो अलग अलग गैसेज हैं आपके पास, एक कंटेनर में दो अलग अलग गैसेज भरी हुई हैं, एक के मोल A है NiA है, एक के मोल NiB है। मान लेते हैं कि A लाइटर गैस है, B जो है वो भारी गैस है।
बी भारी है और ए जो है वो हल्का है। तो हम क्या करते हैं, इनका बार बार डिफ्यूजन कराते हैं, बार बार डिफ्यूजन कराते हैं। डिफ्यूजन कराने से जो अंत में हमारे पास एक कंटेनर आएगा, उस एक कंटेनर में जो लाइट गैस है प्योरली वो जाकर के मिल जाती है, प्योरली लाइट गैस जो होती है वो मिल जाती है मुझे फाइनल कंटेनर में। तो दिस इज कॉल्ड एनरिचमेंट, इसे कहते हैं एनरिचमेंट। जैसे किस प्रकार से आप कराएंगे, जैसे यहां से आपके इनिशियल मोल NiA और NiB हैं, आपने इनको फर्स्ट कंटेनर में डाला, फर्स्ट कंटेनर में डाला तो A के कुछ मोल आ गए जिसे मैंने Na1 कहा, B के भी कुछ मोल आ गए जिसे मैंने NB1 कहा। मैंने फिर से इनका डिफ्यूजन कराया, फिर से A के मोल, फिर से B के मोल, फिर से डिफ्यूजन कराया, फिर से A के मोल, फिर से B के मोल। क्लियर? ठीक है। जब फर्स्ट स्टेप हुआ तब मैं करूंगा पर मोल एस्केप्ड पर यूनिट टाइम, मोल एस्केप्ड पर यूनिट टाइम, दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो मैं इसके रेस्पेक्ट में लिख दूंगा मोल एस्केप्ड पर यूनिट टाइम। तो यहां पर जो मोल आ गए Na फाइनल और Nb फाइनल, टाइम सेम था तो टाइम यहां से कट गया। प्रेशर का जो रेशियो होता है वो मोल रेशियो के बराबर होता है। तो P1 अपॉन P2 की जगह मैं क्या बिठा दूंगा, NiA और NiB बिठा दिया मैंने, इंटू रूट ऑफ MB अपॉन Na, इंटू रूट ऑफ MB अपॉन Na की होल पावर n। ये फाइनल आपका जो फॉर्मूला यहां से निकल के आता है फाइनल, इस तरह से आप करते करते इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले यहां के लिए करोगे तो यहां के लिए करोगे Na1 अपॉन NB1 इक्वल टू आ जाएगा आपका NiA अपॉन NiB इंटू रूट ऑफ MB अपॉन MA। ये मेरे पास पहला स्टेप हुआ। जब ये सेकंड स्टेप में जाएगा तब आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि यहां से हो जाएगा Na2 और ये हो जाएगा NB2, यहां से हो जाएगा क्या Na2 और NB2। जैसे देखो यहां से क्या हो जाएगा Na2, यहां से हो जाएगा Na2 और ये हो जाएगा NB2 इक्वल टू यहां से हो जाएगा Na1 अपॉन NB1 और ये हो जाएगा रूट MB अपॉन MA। ये हो जाएगा मेरे पास। अब इसका वैल्यू तो मैंने अभी निकाला ही था। इसका वैल्यू क्या था, NaI इनिशियल अपॉन NBI इनिशियल मल्टीप्लाई बाई MB अपॉन MA, मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ MB अपॉन MA। और यहां से फिर से एक बार और MB अपॉन MA करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, MB अपॉन MA का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैंने सेकंड स्टेप किया। अगर मैंने सेकंड स्टेप किया तो सेकंड स्टेप में जो मोल के रेशियो आएगा, सेकंड स्टेप कराने के बाद जो मोल रेशियो आएगा दैट इज NaI अपॉन NBI इंटू रूट ऑफ MB अपॉन MA की पावर 2, MB अपॉन MA की पावर कितना 2। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फाइनल स्टेप में Na फाइनल अपॉन NB फाइनल जो आएगा NaIA अपॉन NBIA इंटू रूट ऑफ MB अपॉन MA की होल पावर n है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी आपने कराई है। रूट MB अपॉन MA थ्योरेटिकल सेपरेशन फैक्टर कहलाता है और रूट MB अपॉन MA की होल पावर n अगर आप इसे लिखते हैं तो इसका नाम होता है RSF, दैट इज रिक्वायर्ड सेपरेशन फैक्टर। उसके बाद, और ये तो मैंने आपको समझाया अभी। नेक्स्ट अपन मूव करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप एक कंटेनर में गैस का पार्टिकल मानते हैं, उस गैस का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, डेराइव करते हैं। डेरिवेशन के बाद यहां से रिजल्टेंट आता है PV इक्वल टू 1/3 nmc स्क्वायर। यहां पे जो c होता है दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसका वैल्यू रूट 3 RT अपॉन m होता है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहीं से हम रिजल्ट निकालते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप पर मोल की बात करेंगे तो 3/2 RT और अगर पर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 3/2 kT डिवाइड बाय Na कर दोगे तो ये पर मॉलिक्यूल आएगा। ये kT से आने वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 3 प्रकार की स्पीड्स, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड MPS, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS। इनका फॉर्मूला भी याद रखने का तरीका देख लो, की पॉइंट बता रहा हूं। राम 382 रूट RT अपॉन M 8 के नीचे पाई है, 8 के नीचे पाई है। राम 382 रूट RT अपॉन M 8 के नीचे पाई है। राम रूट मीन स्क्वायर स्पीड A एवरेज वेलोसिटी M मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट RT अपॉन M सब में है। RMS में रूट 3 RT अपॉन M है, एवरेज में रूट 8 RT अपॉन नीचे पाई M और M मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट 2 RT अपॉन M। दीज आर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ 3 टाइप ऑफ स्पीड्स। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इन्होंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि U एंड U
du के बीच में जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उनका नंबर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। dn इक्वल टू 4 पाई n इंटू रूट m अपॉन 2 पाई rt की पावर 3/2 e की पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt u स्क्वायर du। ये फॉर्मूला दिया मैक्सवेल ने। यहां पर u जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। जब आप ये वैल्यू बिठाते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। दैट इज द मैक्सवेल एक्सप्रेशन। उसके बाद अपन आगे बात करें मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ लेमडा होता है 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार। इसको ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। रियल गैसेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट रियल गैसेज में। रियल गैस को डिराइव करा था अपन ने। डिराइव करने के बाद P जो आपके पास इक्वेशन आती है रियल गैस की, दैट इज P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। ए और P यहां से वंडरवॉल कांस्टेंट है। ए अट्रैक्शन फैक्टर कहलाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जो गैस पोलर होगी उसके लिए ए फैक्टर ज्यादा होगा, जो नॉन पोलर होगी उसके लिए कम होगा। और अगर सारी गैसेस नॉन पोलर है, तब हम मोलिकुलर वेट से डिसाइड कर लेंगे। जिस गैस का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा होता है। बी फैक्टर साइज पर डिपेंड करेगा। जिसका जितना बड़ा साइज उसका बी फैक्टर ज्यादा होता है। CO2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N2, क्योंकि CO2 का साइज बड़ा है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है रियल सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कहलाता है। अगर Z का वैल्यू 1 से ज्यादा है तब कहेंगे हम कि गैस लेस कंप्रेसिबल है, और Z का वैल्यू 1 से कम है तब हम कहेंगे मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस। Z क्योंकि प्रेशर सेम था, Z क्या था V रियल अपॉन V आइडियल, और प्रेशर सेम था दोनों में, तो मैं V आइडियल को क्या लिख सकता हूं, V रियल। अब V आइडियल इक्वल टू nRT बाई, या एक मोल के लिए चल रहा है तो RT अपॉन P, तो यहां पे नीचे कर दिया मैंने RT, ऊपर कर दिया मैंने P। V रियल RT मल्टीप्लाई बाई P, क्योंकि P रियल और आइडियल का सेम है, टेम्परेचर रियल और आइडियल का सेम है, तो Z जो होगा आप लिख सकते हो V रियल इंटू P रियल अपॉन RT। PV अपॉन RT Z होता है। Z का वैल्यू 1 अगर आ गया तो PV इक्वल टू nRT, यानी गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। उसके बाद क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। प्रेशर अप्लाई करके आप गैस प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से टेम्परेचर भी बढ़ा रखा है। आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो बॉन्ड तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। आप कितना ही प्रेशर लगा दो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करके किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही ऐसा हो सकता है। उसके ऊपर टेम्परेचर कर दोगे तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। अधिकतम जिस टेम्परेचर तक आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। उस समय जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। ये इनके फॉर्मूले हैं। 8A/27 RB क्रिटिकल टेम्परेचर, A/27 B स्क्वायर दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज 3B। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो यहीं तक था हमारा गैसीय स्टेट। मैंने सारा गैसीय स्टेट आपके सामने रिवाइज करवा दिया है। एक करके सारी स्लाइड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्विक रिवीजन यही है। इसके साथ आपने नोट्स अच्छे से पढ़ ही रखे हैं। अगर आप ढंग से इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस वीडियो को अगर आपने देखा है ढंग से, आप ढंग से एक बार अपने नोट्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। कुछ प्रश्न करेंगे, दो चार प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको गैसीय स्टेट पे बेटा अच्छी कमांड हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज बेनिफिशियल बनी है, सर ने जो हमारे लिए मेहनत की वो बेनिफिशियल है, कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।